आपने कभी सोचा है कि एक मोमेंट शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? ह्यूई कैम्पबेल के लिए वो मोमेंट एक ऑर्डिनरी दोपहर थी। न्यूयॉर्क की भीड़-भाड़ वाली सड़क, गर्मी और उसके हाथ में उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन का हाथ। ह्यूई एक एवरेज गाय था जो 90s किड की तरह बड़ा हुआ, सुपर हीरोज के पोस्टर्स अपने कमरे में लगाकर। उसके लिए सेवन भगवान से कम नहीं थे, पर उस दिन उस सड़क पर भगवान ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। रॉबिन एक बात बोलने वाली थी, शायद आई लव यू या डिनर में क्या खाएंगे, और सडनली बूम! एक सेकंड के 100वें हिस्से में रॉबिन गायब हो गई। ह्यूई के चेहरे पर खून की छींटें हैं, उसके कानों में सन्नाटा है, और जब वो नीचे देखता है उसके हाथों में अभी भी रॉबिन के हाथ है, पर रॉबिन के बाकी शरीर बिखर चुका है। ये था ए ट्रेन, द फास्टेस्ट मैन अलाइव। ए ट्रेन बस आई कांट स्टॉप, आई एम ऑन अ मिशन बोलता है और निकल जाता है। यहाँ से शुरू होता है द मिथ ऑफ हीरो का टूटना। ह्यूई जब वॉट इंटरनेशनल के ऑफिस जाता है उसे लगता है जस्टिस मिलेगा, पर वहाँ उसे मिलता है $40,000 का एक चेक और एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट। वॉट की वीपी मेडलिन स्टिलवेल के लिए रॉबिन एक इंसान नहीं थी, वो एक पीआर डिजास्टर थी जिसे पैसे फेंक कर चुप कराना था। ह्यूई वहां से निकल जाता है, टूट चुका है, पर उसके अंदर एक आग लग चुकी है जो अब बुझेगी नहीं। एंट्री होती है शो के सबसे तगड़े कैरेक्टर बिली बुचर की। जब आपका सब कुछ छिन जाता है तब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता, और वही वक्त होता है जब बिली बुचर जैसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बुचर कोई हीरो नहीं है, वो एक गुंडा है, एक मैनिपुलेटर है, और सूप से उसे नफरत नहीं, इश्क बर्बादी है। बुचर ह्यूई को एक इलीगल क्लब में ले जाता है जहाँ सुपर हीरोज वो कर रहे होते हैं जो यहाँ बताने लायक भी नहीं है। ड्रग्स कर रहे हैं और अपनी पावर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। वो ह्यूई को दिखाता है कि ये सूप्स पर्दे के पीछे कितने गंदे हैं। बुचर का मोटिवेशन क्या है? उसकी बीवी बेका। बेका 8 साल पहले गायब हो गई थी होमलैंडर से मिलने के बाद। बुचर को यकीन है कि होमलैंडर ने उसे मार दिया है। वो रिवेंज चाहता है और उसे ह्यूई की जरूरत है क्योंकि ह्यूई एक नोबडी है, किसी को उस पर शक नहीं होगा। इनका पहला मिशन होता है वॉट टावर में बग प्लांट करना, पर वहां उन्हें मिलता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट की स्किन कार्बन मेटा मटेरियल है, इनविजिबल एंड डायमंड हार्ट। जब ट्रांसलूसेंट ह्यू को ट्रैक करता है उसकी शॉप तक आता है, तब हमें पहली बार द बॉयज की असलियत पता चलती है। बुचर और ट्रांसलूसेंट की फाइट मैसी है, खून पसीना और टूटा हुआ ग्लास। बुचर उसे इलेक्ट्रोक्यूट करता है और बेहोश कर देता है। अब इनके पास एक सूप है एक केज में, पर इसे मारे कैसे? डायमंड हार्ट स्किन जो बुलेट प्रूफ है। यहाँ एंट्री होती है फ्रेंची की। फ्रेंची एक क्रिएटिव जीनियस है। वो कहता है अगर बाहर से हार्ड है तो अंदर से तो सॉफ्ट होगा ना। वो ट्रांसलूसेंट के एटम में एक C4 एक्सप्लोजिव फिट कर देता है। ह्यूई जो कुछ दिन पहले तक टीवी रिपेयर कर रहा था, उसके हाथ में आज रिमोट है। ट्रांसलूसेंट उसे मैनिपुलेट करता है, अगर तूने मुझे मारा तो तू भी एक मर्डरर बन जाएगा। पर ह्यूई रॉबिन को याद करता है, वो उस रेड मिस्ट को याद करता है, और क्लिक, ट्रांसलूसेंट का शरीर एक ब्लड बॉम्ब बन जाता है। ह्यूई इज ऑफिशियली वन ऑफ द बॉयज नाउ। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम है एनी जनवरी AKA स्टारलाइट। एनी ने बचपन से सुपर क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग की है। उसे लगता है कि द सेवन ज्वाइन करके वो दुनिया बचाएगी, पर रियलिटी चेक उसे डे 1 पर मिलता है। द डीप जो सेवन का एक्वामैन है उसे ब्लैकमेल करता है। वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है, ये बोलकर अगर वो मना करेगी तो उसे वो टीम से निकाल देगा। ये सीन शो का सबसे डार्क पॉइंट है क्योंकि ये कॉर्पोरेट हरासमेंट को बिना किसी फिल्टर के दिखाता है। एनी को रियलाइज होता है कि द सेवन कोई टीम नहीं है, ये बस एक ब्रांड है। इनका कॉस्ट्यूम, इनकी स्पीच, इनका स्माइल सब स्क्रिप्टेड है, और इस ब्रांड का चेहरा है होमलैंडर। होमलैंडर इज द मोस्ट डेंजरस बीइंग ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि वो गॉड फील करता है, उसे किसी का डर नहीं है। वो मैडलिन स्टिलवेल से ऑब्सेस्ड है। ये एक अजीब मदर सन टाइप रिलेशन है। अब आता है सुपर हीरो मूवीज और सीरीज की हिस्ट्री का सबसे अनकंफर्टेबल सीन, द प्लेन क्रैश। होमलैंडर और क्वीन मेव उसे बचाने जाते हैं। होमलैंडर गलती से पायलट के कॉकपिट को लेजर कर देता है। प्लेन कंट्रोल से बाहर है। मेव कहती है हमें बच्चों को बचाना होगा। होमलैंडर सिंपली मना कर देता है। वो बेचारी छोटी बच्ची को मरता हुआ छोड़ देता है। पैसेंजर्स के चेहरे पर मौत का डर है और होमलैंडर बस हवा में फ्लोट कर रहा है, उन्हें देख रहा है। यह सीन दिखाता है कि होमलैंडर एक साइकोपैथ है जिसे ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, वो बस अपनी इमेज से प्यार करता है। बुचर और ह्यूई अकेले नहीं रह सकते, इन्हें अपनी पुरानी टीम वापस चाहिए। एंटर मदर्स मिल्क। एमएम एक डिसिप्लिन मिलिट्री माइंडेड इंसान है जिसे ओसीडी है। वो बुचर से नफरत करता है क्योंकि बुचर रेकलेस है, पर वो सूप से ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसकी फैमिली के साथ बुरा किया है। एमएम और फ्रेंची का डायनामिक ऑयल एंड वाटर जैसा है, दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं पर टीम के लिए साथ खड़े हैं। ये लोग एक बेसमेंट में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहां उन्हें एक फीमेल मिलती है, किमिको। किमिको एक फेरल एनिमल की तरह है, वो बोल नहीं सकती पर उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। वो एक गार्ड का चेहरा अपने हाथों से फाड़ देती है। फ्रेंची किमिको से कनेक्ट करता है। हमें पता चलता है कि किमिको कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वॉट उसे एक सुपर टेररिस्ट बनाने के लिए कंपाउंड भी दे रही थी। क्यों? ताकि दुनिया में डर फैले और वॉट अपने हीरोज को नेशनल डिफेंस में बेच सके। सोचिए, वॉट खुद विलेंस बना रहा है ताकि वो अपने हीरोज का बिजनेस बढ़ा सके। इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी डिस्गाइज्ड एज अ सेवियर कंपनी। अब बात करते हैं कंपाउंड वी की। दुनिया को बताया गया था कि सुपर हीरोज गॉड गिफ्टेड हैं,
पर बुचर को सच पता चल जाता है। हीरोज बॉर्न नहीं हो रहे थे, उन्हें बनाया जा रहा था। वॉट बच्चों को बचपन में कंपाउंड वी के इंजेक्शंस देती है। यह रिवील वॉट की फाउंडेशन हिला देती है। ह्यूई और स्टारलाइट का रिश्ता डीप हो रहा है, पर ह्यूई उसे झूठ बोल रहा है। जब एनी को पता चलता है कि ह्यूई द बॉयज का हिस्सा है, वो टूट जाती है। उसे लगता है कि ह्यूई ने उसे यूज किया। इसके बाद हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। एड्रियन ह्यूई को मारने आता है, पर एड्रियन को हार्ट अटैक आ जाता है कंपाउंड वी के ओवरडोज से। ह्यूई जो इनोसेंट है, वो एड्रियन को मारने के लिए नहीं छोड़ता। वो उसे सीपीआर देता है और बचा लेता है। बुचर वहीं दूसरी तरफ मेडलिन स्टीलविल के घर जाता है। उसने मेडलिन को चेयर से बांधा हुआ है और पूरे घर में C4 लगा दिया है। उसे लगता है होमलैंडर मेडलिन को बचाने आएगा और बुचर उसे मार देगा, पर होमलैंडर वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो मेडलिन से कहता है, तूने मुझसे झूठ बोला, तूने मुझसे बेका का सच छुपाया। और होमलैंडर अपने प्यार की आंखें लेजर से जला देता है। He kills the only person who could control him। बुचर बॉम्ब फोड़ देता है, पर होमलैंडर उसे बचाकर एक अनजान गार्डन में ड्रॉप कर देता है। बुचर जब आंखें खोलता है, उसे शॉक लगता है। उसके सामने एक घर है, वहां से एक औरत निकलती है, बेका। बेका मरी नहीं थी। बेका 8 साल से होमलैंडर के बेटे रियान को रेज कर रही थी। रियान होमलैंडर की तरफ देखता है और उसकी आंखें रेड ग्लो करती हैं। बुचर का पूरा रिवेंज, उसका गुस्सा, उसकी नफरत सब एक झूठ पर टिकी थी। उसकी बीवी उससे दूर खुश थी, एक सूप के बच्चे के साथ। सीजन 1 यही खत्म होता है, एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर जिसने हम सबका दिमाग घुमाया था। सीजन 2 की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये शुरू होती है वॉट के चमकते हुए बोर्ड रूम से। सीजन 1 में हमें मेडलिन स्टिलविल को देखा, जो होमलैंडर को हैंडल करती थी। हमें लगा कि वही बॉस है, पर सीजन 2 हमें असली गॉडफादर से मिलवाता है, स्टैन एडगर। जब स्टिलविल मरी तो होमलैंडर को लगा वो आजाद हो गया है। उसे लगा अब 7 का हर फैसला उसका होगा, पर स्टैन एडगर ने पहली ही मीटिंग में उसे उसकी औकात दिखा दी। एक सीन है जहां होमलैंडर ने एडगर के ऑफिस में जाकर उसे डराने की कोशिश की। वो अपने आंखों से लेजर निकालने की धमकी देता है। दोस्तों, ये लाइन पूरे सीजन का थीम सेट करती है। वॉट के लिए सुपर हीरोज भगवान नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है। स्टैन एडगर ने होमलैंडर का ईगो वही मिट्टी में मिला दिया। होमलैंडर को रियलाइज होता है कि वो कितना भी पावरफुल हो जाए, वो हमेशा एक कॉर्पोरेट सूट का नौकर ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे बॉयज की हालत खराब है। सीजन 1 के एंड के बाद अब ये अमेरिका मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स है। ह्यूई, फ्रेंची और मदर्स मिल्क एक सस्ते से बेसमेंट में छुपे हुए हैं। ये बेसमेंट एक लिटरल नरक है, चारों तरफ गर्मी और मौत का डर। बुचर गायब है। ह्यूई का मेंटल स्टेट यहाँ बहुत फ्रेजाइल है। वो एनी से छुप छुपा कर मिल रहा है एक सबवे स्टेशन पर। इनकी मुलाकात में वो पुरानी इनोसेंस नहीं है। एनी अब वॉट के अंदर एक स्पाई की तरह काम कर रही है। वो गेको नाम के एक पुराने दोस्त को ब्लैकमेल करती है, जो अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकता है। एनी को कंपाउंड वी का एक सैंपल चाहिए ताकि वो दुनिया को बता सके कि हीरोज पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। इसी बीच 7 में वैकेंसीज है। एट्रियन हॉस्पिटल में है, ट्रांसल्यूसेंट मर चुका है और डीप को एग्जाइल में भेज दिया गया है। तब एंट्री होती है स्टॉर्म फ्रंट की। स्टॉर्म फ्रंट का इंट्रोडक्शन एक मूवी सेट पर होता है जहां वो इंस्टाग्राम लाइव कर रही है। वो इतनी कूल और बैडास दिखाई है कि फैंस पागल हो जाते हैं। वो वॉट की कॉर्पोरेट फेमिनिज्म का मजाक उड़ाती है। हमें लगता है कि ये पहली हीरो है जो सच बोल रही है, पर दोस्तों द बॉयज की दुनिया में जो दिखता है वो कभी होता नहीं। बुचर की एंट्री इस सीजन में बिल्कुल सिनेमैटिक है। वो एक दिन अचानक वापस आता है, पर वो पहले जैसा नहीं है। उसने बेका को जिंदा देख लिया है और अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है। वो बॉयज को फिर से एक साथ लाता है और उन्हें एक मिशन देता है। एक सुपर टेररिस्ट को पकड़ना है जो एक बोट पर आ रहा है। पर इसी बीच एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। द बॉयज CIA एजेंट सूजन रेनोर से मिलते हैं। सूजन बताती है कि वॉट के अंदर एक बहुत बड़ा coup चल रहा है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि सडनली उसका सर एक तरबूज की तरह फट जाता है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी दुश्मन को देखे। ये सीन ऑडियंस के लिए वेकअप कॉल था। हमें लगा ये होमलैंडर ने किया होगा, पर ये एक नए विलन की आहट थी, द हेड पॉपर। बुचर को समझ आता है कि वो सिर्फ सूप्स से नहीं लड़ रहा, वो किसी ऐसी शक्ति से लड़ रहा है जो सिस्टम के हर कोने में बैठी है। अब बात करते हैं डीप की। डीप अब ओहायो में रहता है, एक छोटा हीरो बनकर। वो डिप्रेशन में है। तब उसे मिलता है ईगल द आर्चर, जो उसे चर्च ऑफ कलेक्टिव में ले जाता है। ये एक चर्च अजीब सा कल्ट है जो सुपर हीरोज को रिहेबिलिटेट करने का प्रॉमिस करता है। डीप को लगता है यहाँ से उसे 7 में वापस एंट्री मिल जाएगी, पर वो नहीं जानता कि ये सिर्फ उसकी डेस्परेशन का फायदा उठा रहे हैं। इसी जर्नी में आता है वो सीन जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गई, द वेल सीन। द बॉयज एक बोट में भाग रहे हैं और डीप एक स्पर्म वेल को बीच पर खड़ा कर देता है रास्ता रोकने के लिए। बुचर जो अब पूरी तरह मेंटल हो चुका है, बोट को रोकता नहीं, वो फुल स्पीड में बोट को वेल के पेट में घुसा देता है। इस सीन के बाद कहानी में एक नया चेहरा आता है, विक्टोरिया न्यूमन। न्यूमन एक यंग एनर्जेटिक कांग्रेस वुमन है जो खुलेआम वॉट के खिलाफ बोल रही है। वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, मीडिया में स्टैन एडगर को चैलेंज कर रही है। हमें लगता है फाइनली एक ऐसी पॉलिटिशियन आ गई है जो बिल्कुल बिकाऊ नहीं है। न्यूमन को देखकर ह्यूई और द बॉयज की उम्मीद बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि अगर न्यूमन को कंपाउंड वी के सबूत मिल गए तो वो कोर्ट में वॉट को मिटा देगी।
पर हमें अभी तक ये नहीं पता कि सूजन रेनोर का सर किसने फोड़ा था। इसी बीच होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट का अलायंस एक डेंजरस रोमांस में बदल जाता है। होमलैंडर को पहले लगता था कि स्टॉर्मफ्रंट उसकी जगह लेने आई है, पर स्टॉर्मफ्रंट उसे बताती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं, सबसे बड़ी फैन है। यहाँ आता है सीजन 2 का सबसे बड़ा रिवील। स्टॉर्मफ्रंट कोई मिलेनियल इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो 1919 में पैदा हुई थी। वो फ्रेडरिक वॉट की बीवी है और दुनिया की सबसे पहली सूप है। वो एक हार्डकोर नाजी है जो हिटलर के साथ बैठी थी। उसका असली नाम लिबर्टी था। स्टॉर्मफ्रंट होमलैंड को बताती है कि वो गॉड नहीं है, बल्कि वो एक सुपीरियर रेस का नेता है। वो होमलैंडर का ईगो यूज करती है अपने नाजी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। स्टोरी हमें ले जाती है सेज ग्रोव सेंटर। ये बॉट का एक सीक्रेट मेंटल असाइलम है जहां वो एडल्ट्स पर कंपाउंड वी टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें मिलता है लैम्पलाइटर। लैम्पलाइटर वो सूप है जिसने सेवन को छोड़ा था। हमें पता चलता है कि उसने एमएम की फैमिली को जिंदा जलाया था। फ्रेंची और एमएम का गुस्सा उबाल मार रहा था। वो उसे मारना चाहते थे, पर ट्विस्ट देखिए, लैम्पलाइटर कोई विलन नहीं था, वो एक थका हुआ ब्रोकन मैन था। वो कहता है कि उसने उन बच्चों को गलती से जलाया था और वो हर रात उस गिट पे मरता है। वो अब सिर्फ वार्ड का कचरा साफ करने के लिए काम करता है। यहाँ एक मैसिव ब्रेकआउट होता है। सारे मेंटल पेशेंट्स जिन्हें अजीब अजीब पावर्स मिली हैं बाहर निकलते हैं। एक सूप है सिंडी जो सिर्फ मुट्ठी बंद करके लोगों को क्रश कर सकती है। ये पूरा सीक्वेंस किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। एंड में लैम्प लाइटर वॉट टावर में जाकर खुद को आग लगा देता है। वो मरना चाहता था और मौत भी वैसी ही मिली, आग से। विक्टोरिया न्यूमन ने वॉट के खिलाफ केस तैयार कर लिया है, सबूत तैयार है। डॉक्टर वॉगलबॉम जिसने होमलैंडर को बनाया था विटनेस स्टैंड पर बैठा है। पूरी दुनिया टीवी पर लाइव देख रही है। हमें लगता है बस अब वॉट गया, पर जैसे ही वॉगलबॉम बोलना शुरू करता है उसका सर फट जाता है। फिर जज का सर फटता है। फिर वहां बैठे निर्दोष लोगों के सर एक के बाद एक फटने लगते हैं। कोर्ट रूम एक बुचर हाउस बन जाता है। होमलैंडर वहां खड़ा हैरान होकर देख रहा है। उसे भी नहीं पता ये कौन कर रहा है। जस्टिस का गला घोंट दिया गया है और वॉट फिर से जीत गया। सीजन फिनाले में बुचर और द बॉयज स्टॉर्मफ्रंट को एक्सपोज कर देते हैं। उसका नाजी पास्ट मीडिया में लीक हो जाता है। स्टॉर्मफ्रंट पागल हो जाती है और सब पर हमला करती है। तब आती है वो आइकॉनिक मोमेंट। स्टारलाइट, किमिको और क्वीन मेव मिलकर स्टॉर्मफ्रंट की जो धुलाई करती है, वो पूरे सीजन का सबसे सेटिस्फाइंग सीन है। वो उसे तब तक मारती है जब तक वो उड़कर भाग नहीं जाती। स्टॉर्मफ्रंट भागकर बेका और रयान के पास पहुंच जाती है। वो बेका को मारना चाहती है। तब रियान, जो अब तक डरपोक था, अपनी लेजर पावर्स यूज करता है। वो स्टॉर्मफ्रंट को एक जलते हुए कोयले की तरह पका देता है। और ट्रेजेडी देखिए, वो गलती से अपनी माँ बेका को भी हिट कर देता है। बेका बुचर की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बुचर रियान को मार सकता था, पर वो उसे प्रोटेक्ट करता है बेका के लिए। शो के आखिरी 5 मिनट में हम देखते हैं कि अलास्टर अडाना चर्च के लीडर विक्टोरिया न्यूमन से फोन पर बात कर रहे हैं। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और जैसे ही वो फोन रखता है उसका सर फट जाता है। कैमरा स्लो मोशन में विक्टोरिया न्यूमन के चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों का रंग बदलता है। विक्टोरिया न्यूमन ही हेड पॉपर है। वो वॉर्ड के खिलाफ नहीं है, वो वॉर्ड का एक सीक्रेट वेपन है जो सिस्टम के अंदर बैठकर स्टैन एडगर के दुश्मनों को खत्म कर रही है। सीजन 3 शुरू होता है एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ ठीक लग रहा है। होमलैंडर चुप है, बुचर ने अपनी दूरी बनाई हुई है और ह्यूई अपनी नई बॉस विक्टोरिया न्यूमन के साथ मिलकर स्यूप्स को कानूनी तरीके से हैंडल कर रहा है। ह्यूई को लगता है कि फाइनली उसने एक साफ रास्ता ढूंढ लिया है, पर यह सुकून सिर्फ एक पर्दा है। ह्यूई की दुनिया तब पलट जाती है जब वो एलिवे में न्यूमन को अपने एक बचपन के दोस्त टोनी के साथ देख लेता है। टोनी उसे नाडिया कहकर बुलाता है और उससे पुराने राज की बात करता है। न्यूमन टोनी को चुप कराने के लिए वही करती है जो वो सबसे बेहतर जानती है। वो टोनी का सर फाड़ देती है। ह्यूई ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसे रियलाइज होता है कि वो जिसके लिए काम कर रहा है वो सबसे बड़ी मॉन्स्टर है। ह्यूई भागा हुआ बुचर के पास जाता है। बुचर पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है लीगल तरीके से काम करके। जब उसे पता चलता है कि न्यूमन ही वो हेड पॉपर है तो उसका पूरा गुस्सा वापस आ जाता है। वो डिसाइड करता है अब रूल से लड़ने का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त है वॉर्ड को उन्हीं की जुबान में जवाब देने का। बुचर को क्वीन मेव से एक तोहफा मिलता है, V24, एक ऐसी ड्रग जो 24 घंटे के लिए किसी भी नॉर्मल इंसान को सूप बना देती है। बुचर जो सूप से नफरत करता था वो खुद पहली बार ड्रग लेता है। इनका मिशन है एक ऐसे वेपन को ढूंढना जिसने 80s में लेजेंडरी हीरो सोल्जर बॉय को मार दिया था। बुचर को लगता है कि अगर वो वेपन सोल्जर बॉय को खत्म कर सकता है तो वो होमलैंडर को भी मिटा देगा। कहानी हमें पीछे ले जाती है 1984 के निकारागुआ में, जहां सोल्जर बॉय की टीम पेबैक CIA के साथ एक मिशन पर थी। वहां अचानक हमला होता है और सोल्जर बॉय गायब हो जाता है। उनकी टीम बताती है कि रशियंस उसे एक सुपर वेपन से मारकर ले गए, लेकिन सच कुछ और है। बुचर और बॉयज रशिया पहुंचते हैं और एक सीक्रेट फैसिलिटी में। वहां उन्हें कोई हथियार नहीं मिलता, वहां उन्हें मिलता है एक बड़ा सा मेटल चेम्बर। जब वो उसे खोलते हैं अंदर से निकलता है सोल्जर बॉय। वो मरा नहीं था, वो 40 साल से वहां कैद था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। वो निकलते ही ऐसी एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है कि किमिको की पावर्स चली जाती है।
सोल्जर बॉय वहां से भागकर सीधा अमेरिका पहुंच जाता है। सोल्जर बॉय अमेरिका पहुंचकर देखता है कि दुनिया बदल चुकी है। उसके लिए एक कल्चरल शॉक है। वो ढूंढता है अपनी पुरानी टीम के मेंबर्स को, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। वो एक एक करके उन्हें मारना शुरू करता है। बुचर सोल्जर बॉय से मिलता है और एक डील करता है। बुचर उसे उसके पुराने साथियों तक पहुंचाने में मदद करेगा और बदले में सोल्जर बॉय बुचर की मदद करेगा होमलैंडर को खत्म करने में। ये एक अनहोली अलायंस है। ह्यूई भी इस पागलपन में शामिल हो जाता है और टेम्पी लेना शुरू कर देता है, जो एमएम और स्टारलाइट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। स्टैन एडगर उसे निकालने की कोशिश करता है, पर होमलैंडर विक्टोरिया न्यूमन के साथ मिलकर स्टैन एडगर को ही वॉर्ड से निकलवा देता है। होमलैंडर फाइनली अब पूरी तरह से आज़ाद है, पर उसका दिमाग में डर है, सोल्जर बॉय का डर। वो मिरर में अपने आप से बातें करता है, अपनी ह्यूमन साइड को खत्म करने की कोशिश करता है। अब आते हैं उस एपिसोड पर जिसने सबको हिला दिया, हीरोगैज़म। एक ऐसी पार्टी जहां दुनिया भर के सूप्स हर साल मिलते हैं। सोल्जर बॉय को पता चलता है कि उसकी पुरानी साथी द टीएनटी ट्विंस वहां है। वो वहां पहुंचता है बदला लेने। उसके गुस्से में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और कई सूप्स मारे जाते हैं। तब वहां पहुंचता है होमलैंडर। दोनों लेजेंड्स पहली बार आमने सामने होते हैं। सोल्जर बॉय उसे बताता है कि वो सिर्फ एक सस्ती कॉपी है। इनके बीच एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। बुचर भी टेम्पी लेकर बीच में कूद जाता है। पहली बार होमलैंडर को कोई बराबरी की टक्कर दे रहा है। सोल्जर बॉय उसे पकड़ लेता है और अपनी चेस्ट ब्लास्ट से उसे खत्म करने ही वाला होता है कि होमलैंडर डर के वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, ये होमलैंडर की जिंदगी की पहली हार थी। वो हवा में उड़ता है, वहां से भागा, अपने चेहरे पर नीले निशान और आंखों में मौत का डर लेकर। इस मोड़ पर कहानी हमें छोड़ती है ऐसे सवाल के साथ, क्या सोल्जर बॉय सच में होमलैंडर का अंत है, या वो खुद उससे भी बड़ा दुश्मन निकलने वाला है? हीरोगैज़म की तबाही के बाद होमलैंडर का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। वो हैरान है कि सोल्जर बॉय इतना पावरफुल कैसे है। पर वहाँ एक और शख्स है जो सोल्जर बॉय का नाम सुनते ही गायब हो जाता है, ब्लैक नॉयर। नॉयर एक सस्ते से पिज्जा रेस्टोरेंट में छुप जाता है और वहाँ हमें उसका दिमाग के अंदर ले जाया जाता है। नॉयर को कार्टून्स दिखते हैं जो उसके दिमाग के साथी हैं। इन कार्टून्स के जरिए हमें 1984 का वो राज पता चलता है। सोल्जर बॉय अपनी टीम पेबैक का सबसे बड़ा गुंडा था। नॉयर और पूरी टीम ने मिलकर स्टैन एडगर के कहने पर सोल्जर बॉय को धोखा दिया और उसे रशियंस के हवाले कर दिया। नॉयर को लगता है अब सोल्जर बॉय उसे ढूंढकर मार देगा। वहीं दूसरी तरफ बुचर और सोल्जर बॉय एक डील करते हैं। सोल्जर बॉय को पता चलता है कि उसकी पुरानी टीम का माइंडस्टॉर्म कहाँ छुपा है। जब वो माइंडस्टॉर्म को पकड़ते हैं तो वो मरने से पहले सोल्जर बॉय को एक ऐसी बात बताता है जो होश उड़ा देती है। सोल्जर बॉय सीधा होमलैंडर को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि 1981 में वॉर्ड ने उसका जेनेटिक मटेरियल यूज किया था एक नया सूप बनाने के लिए। सोल्जर बॉय ही होमलैंडर का असली बाप है। ये सच सुनकर होमलैंडर की दुनिया बदल जाती है। वो जो हमेशा एक परिवार के लिए तरसता था, उसे पता चलता है कि उसका बाप जिंदा है और वही लेजेंड है जिसे वो बचपन से एडमायर करता है। होमलैंडर ब्लैक नॉयर को बुलाता है। नॉयर वापस आ जाता है, ये सोचकर कि होमलैंडर उसे बचाएगा। पर जब होमलैंडर को पता चलता है कि नॉयर हमेशा से जानता था कि सोल्जर बॉय उसका बाप है और उसने ये बात छुपाई, तो होमलैंडर नॉयर का पेट फाड़कर उसे वहीं मार देता है। सेवन का सबसे वफादार मेंबर एक कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है। इसी बीच स्टारलाइट को पता चलता है कि टेम्पी दिमाग को गला रहा है। 3-4 डोज के बाद इंसान की मौत पक्की है। वो ह्यूई और बुचर को वार्न करती है। ह्यूई तो मान जाता है, पर बुचर को पता है वो मरने वाला है। पर वो ह्यूई को बचाने के लिए उसे धोखे से पीछे छोड़ देता है और अकेले सोल्जर बॉय के साथ वॉर टावर निकल जाता है। बुचर अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर है। उसे सिर्फ होमलैंडर की मौत चाहिए, चाहे उसके लिए उसे खुद क्यों ना मरना पड़े। अब आते हैं फिनाले पर, द बैटल ऑफ वॉर टावर। होमलैंडर वॉर्ड के टॉप फ्लोर पर सोल्जर बॉय का इंतजार कर रहा है। वो रियान को भी वहां बुलाता है। जब सोल्जर बॉय और बुचर वहां पहुंचते हैं, होमलैंडर लड़ने की बजाय इमोशनल हो जाता है। वो रियान को दिखाता है और कहता है, देखो ये तुम्हारा पोता है। हम तीनों मिलकर एक परिवार बन सकते हैं। हमें लड़ने की जरूरत नहीं। हमें एक पल के लिए लगता है कि शायद सोल्जर बॉय मान जाएगा। सोल्जर बॉय होमलैंडर के पास जाता है, उसे चेहरे को देखता है और कहता है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे पास नहीं था तुम्हें बड़ा करने के लिए। होमलैंडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर फिर सोल्जर बॉय का टोन बदलता है। वो कहता है, तुम एक कमजोर रोते हुए बच्चे हो और मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। सोल्जर बॉय होमलैंडर पर हमला कर देता है, पर तब एक ट्विस्ट आता है। रियान अपनी माँ के दुश्मनों को देखकर होमलैंडर को बचाने के लिए सोल्जर बॉय पर लेजर लगा देता है। सोल्जर बॉय गुस्से में रियान को थप्पड़ मार देता है और बस वही बुचर का स्विच फ्लिप हो जाता है। बेका को दिए हुए वादे के लिए बुचर होमलैंडर को छोड़कर सोल्जर बॉय से लड़ने लगता है। वो अलायंस टूट जाती है। पूरा फ्लोर एक मौत का मैदान बन जाता है। फाइट के एंड में क्वीन मेव अपनी जान की परवाह किए बिना सोल्जर बॉय को पकड़कर बिल्डिंग से कूद जाती है। जब वो ब्लास्ट करने वाला होता है, सबको लगता है दोनों मर गए, पर मेव जिंदा है। हालांकि उसकी पावर खत्म हो जाती है। सोल्जर बॉय को वापस डीप फ्रीज में डाल दिया जाता है।
सीजन खत्म होता है एक चिलिंग सीन के साथ। विक्टोरिया न्यूमन अब वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट बन चुकी है। बुचर को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं जीने के लिए, पर सबसे बड़ा डर अभी भी बाकी है। होमलैंडर एक रैली में रियान को दुनिया के सामने लाता है। वहाँ एक प्रोटेस्टर होमलैंडर पर कचरा फेंकता है और होमलैंडर गुस्से में आकर पूरी भीड़ के सामने उस बंदे का सर उड़ा देता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और भीड़ चिल्लाकर खुश होने लगती है। होमलैंडर को रियलाइज होता है कि अब वो खुलेआम खून कर सकता है और लोग फिर भी उसे भगवान मानेंगे। पर असली शौक तब लगता है जब कैमरा रियान के चेहरे पर फोकस करता है। रियान के चेहरे पर वही ट्विस्टेड मुस्कुराहट है जो होमलैंडर की पहचान है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां उम्मीद दम तोड़ रही है। विक्टोरिया न्यूमन अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए पूरी जान लगा रही है। द बॉयज के लिए अब वो नया शिकार है, लेकिन हमारा असली हीरो बिली बुचर अब पहले जैसे नहीं रहा। कंपाउंड वी जो उसने पिछले सीजन में लिया था, उसने बुचर के शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है। हम उसे गलियों में उल्टियां करते हुए देख रहे हैं। बुचर को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। इसी टेंशन के बीच एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जहां विक्टोरिया न्यूमन मौजूद है। फ्रेंची और कीमिको इस पार्टी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि न्यूमन के खिलाफ कुछ सबूत या ट्रैप लगा सके। पर वहां एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है, जोई, जो न्यूमन की बेटी है। अगर आपको याद है तो पिछले सीजन में न्यूमन ने उसे कंपाउंड वी दिया था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वहां जो होता है वो होश उड़ा देता है। जोई अब एक ऐसी सूप बन चुकी है जिसके मुंह से टेंटेकल्स निकलते हैं। वो फ्रेंची और कीमिको पर इतना गंदा हमला करती है कि उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। न्यूमन को सब पता चल जाता है। वो ह्यूई को, जो बाहर वैन में बैठा है, वहाँ कन्फ्रंट करती है। ह्यूई डेस्परेशन में उस पर एसिड फेंकता है, पर न्यूमन कहती है, बेटा ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। रॉबर्ट सिंगर, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, वो जानता है कि उसकी वीपी एक सूप है और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, पर वो न्यूमन को हटा नहीं सकता क्योंकि वो उसकी ताकत से डरता है। इसी अंधेरे के बीच बुचर की मुलाकात होती है एक पुराने साथी से, जो केसलर। केसलर बुचर का वो दोस्त है जो सूप से इतनी नफरत करता है कि उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो बुचर को उकसाता है कि मॉरल होने का वक्त खत्म हो गया है। वहीं वॉर टावर में होमलैंडर अपने लेगेसी को लेकर परेशान है। उसे मिलती है सिस्टर सेज, जो दुनिया की सबसे स्मार्ट पर्सन है। होमलैंडर जब उसे मिलने जाता है, सेज पहली नज़र में उसका पूरा एक्सरे निकाल देती है। वो उसे बताती है कि उसका प्रोस्टेट साइज बढ़ गया है और वो बुढ़ा हो रहा है। पर सेज सिर्फ बेइज्जती नहीं करती, वो सोल्यूशन भी देती है। वो कहती है, पब्लिक को दो हिस्सों में बांट दो, स्टारलाइट और होमलैंडर की सपोर्टर्स। उन्हें आपस में लड़ने दो और तुम मसीहा बनकर आना। सेज अपना काम शुरू करती है। वो एक नया ब्लैक नॉयर लाती है जो पुराने ब्लैक नॉयर जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे नींद आने की बीमारी है और ये बातें भी करता है। सेज के कहने पर ब्लैक नॉयर और डीप कुछ लोगों को मारकर उनकी बॉडीज प्रोटेस्ट के बीच में फेंक देते हैं। रिजल्ट, पूरे शहर में दंगे भड़क जाते हैं और लोग आपस में मारने कटने लगते हैं। होमलैंडर के लिए परफेक्ट केओस है। होमलैंडर अब अपने बेटे रियान को असली सूप बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। वो रियान के लिए एक फेक रॉबरी सेटअप करता है ताकि रियान हीरो बन सके। पर जब फाइनल परफॉर्मेंस होती है, रियान घबरा जाता है। होमलैंडर उसे उकसाता है, थोड़ा जोर से पुश कर। रियान इतनी जोर से पुश करता है कि स्टंटमैन दीवार से चिपक कर मर जाता है। रियान को रियलाइज होता है कि वो एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूई के पापा हॉस्पिटल में डेथ बेड पर है। उनकी माँ वापस आ जाती है जिसने उन्हें बचपन में छोड़ दिया था। ह्यूई के पापा को बचाने के लिए उसकी माँ उन्हें कंपाउंड भी दे देती है। इससे उसके पापा होश खो देते हैं और उनके पास दीवारों के आर पार जाने की पावर्स आ जाती है। वो एक किलिंग मशीन बनकर पूरे हॉस्पिटल में तबाही मचाते हैं। ह्यूई को आखिर में बहुत भारी मन से उन्हें जहर देकर पुट टू रेस्ट करना पड़ता है। यह दिखाता है कि इस शो में गुड कैरेक्टर के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अब कहानी में एंट्री होती है सूप वायरस की, जो न्यूमन ने एक सीक्रेट फार्म हाउस में छुपाया है। बुचर और बॉयज वहां पहुंच जाते हैं और तो उनके सामने होता है द बॉयज की सबसे अजीब सी चीज, वी इन्फ्यूज्ड उड़ने वाली भेड़ियां और बुलेट प्रूफ मुर्गे। ये जानवर इतने वायलेंट है कि इंसानों का मांस खा रहे हैं। वहां से ये लोग साइंटिस्ट समीर को ढूंढ निकालते हैं। बुचर समीर को मारने का नाटक करता है, पर असलियत में उसे केसलर के साथ एक जगह कैद कर लेता है ताकि वो वायरस को डेडली बना सके। यहाँ आता है इस सीजन का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। बुचर को पता चलता है कि जो केसलर असली नहीं है, वो बुचर के ट्यूमर का एक हेलुसिनेशन है। केसलर बुचर का वो डार्क साइड है जो अब उसके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर चुका है। बॉयज अब टेकनाइट के महल को इन्फिल्ट्रेट करते हैं। टेकनाइट एक ऐसा सूप है जिसके पास बेशुमार पैसा है और उसका दिमाग पूरी तरह ट्विस्टेड है। ह्यूई उसकी पार्टी में एक नए सूप वेब वीवर के डिस्गाइज में जाता है, पर टेकनाइट उसे पकड़ लेता है और अपने बेसमेंट में ले जाता है। डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं। वहां पता चलता है कि होमलैंडर टेकनाइट के पैसों से प्रिजन कैंप्स बनाने वाला है। इसी बीच फायर क्रैकर लाइव टीवी पर स्टारलाइट के अबॉर्शन की फाइल्स लीक कर देती है। एनी अपना आपा खो देती है और स्टेज पर जाकर फायर क्रैकर को इतने गंदे तरीके से पीटते हैं कि पूरी दुनिया के सामने स्टारलाइट विलन बन जाती है। सेज का प्लान कामयाब हो जाता है। एनी की इमेज तबाह हो जाती है और वो अपनी पावर्स भी खो देती है। सीजन फिनाले तक आते आते विक्टोरिया न्यूमन डर जाती है। वो देखती है कि होमलैंडर अब किसी का नहीं रहा। वो सरेंडर करने के लिए बॉयज को कॉल करती है।
वो कहते हैं कि वो होमलैंडर को एक्सपोज कर देगी अगर वो उसकी और उसकी बेटी जोई की हिफाजत करेंगे। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और न्यूमन उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां बुचर की एंट्री होती है। पर ये वो बुचर नहीं है, उसके सीने से अजीब सी काली टेंटेकल्स निकलने लगती है। उसका ट्यूमर अब एक सुपर पावर बन चुका है। कैसलर ने बुचर का पूरा कंट्रोल ले लिया है। बुचर न्यूमन को पकड़ता है और उसे सबके सामने बीच से टुकड़ों में चीर देता है। न्यूमन का किस्सा वहीं खत्म हो जाता है। न्यूमन के मरने से होमलैंडर का प्लान फेल होना चाहिए था, पर सेज ने पहले ही सब सेट कर रखा था। प्रेसिडेंट सिंगर पर न्यूमन की मौत का इल्जाम लगाते हैं और वो जेल चली जाता है। नया प्रेसिडेंट होमलैंडर का गुलाम बन जाता है और अमेरिका में सूप मार्शल लॉ लग जाता है। बॉयज को एक एक करके कुत्तों की तरह पकड़ा जाता है। ह्यूई, फ्रेंची और किमी को सब गिरफ्तार हो जाते हैं। सिर्फ एनी हवा में उड़कर भाग जाती है। सीजन खत्म होता है जब होमलैंडर को पता चलता है कि सोल्जर बॉय मरा नहीं है, वो क्रायोस्टेसिस में जिंदा है। बुचर गाड़ी लेकर निकल चुका है। उसके पास अब वो वायरस है और उसके दिमाग में सिर्फ कैसलर का गुस्सा। अगला सीजन आखिरी जंग होने वाली है, जहां शायद कोई भी नहीं बचेगा। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। सिनेजार में आज के लिए बस इतना ही।